ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम में ISF की जमकर तारीफ की है, क्योंकि ब्रोकर्स की तरफ से आ रहे प्रैक्टिकल सुझावों से सेबी को वाजिब नियम बनाने में मिल रही है मदद। लेकिन लगे हाथ सेबी के टॉप मैनेजमेंट ने ब्रोकर्स को 2 मामलों पर कड़ी चेतावनी भी दी है। क्या है वो मामले जिस पर ब्रोकर्स को चेताया गया, आइए जानते हैं। ब्रजेश सही हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में। ब्रजेश, बताएं मीटिंग के बारे में। तो मीटिंग एक क्लोज डोर मीटिंग थी, बुधवार को थी। क्लोज डोर मीटिंग में भी आपको पता चल गया? मीडिया को इस साल एंट्री नहीं थी, पिछले साल थी। अच्छा, पिछले साल जरूर आपने कुछ न कुछ ऐसी स्टोरी छापी होगी, इसलिए नहीं मिली इस बार एंट्री। तो सबसे पहले तो बहुत सारी तारीफ हुई और वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जो काम रेगुलेटर को करना चाहिए वो ब्रोकर्स मिलकर करते हैं। और मुझे ये पता है कि हर हफ्ते ब्रोकर्स कम्युनिटी के ऐसे डेडिकेटेड लोग हैं जो 3-4 घंटे रोज, 3-4 घंटे हर हफ्ते 6 घंटे काम करते हैं कि कैसी पॉलिसी बनाई जाए कि इससे किसी को परेशानी नहीं हो। तो उसकी तो बहुत तारीफ हुई। लेकिन 2 चीज़ें थीं जिन पर एक तरह से कहें तो चेतावनी भी दी गई कि आप लोग मिलकर ही इसका रास्ता निकाल लीजिए, वरना हमें करना पड़ेगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। और वो चीज़ थी कि जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं, यानी जो इनको पहले सब ब्रोकर कहते थे, उन पर कैसे लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या बन रही है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं यानी जो सब ब्रोकर्स हैं, वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट जो है वो पुश करते हैं। पहले एफएंडो वगैरह खूब में लोगों को लाते थे। इसके अलावा गारंटी रिटर्न के प्रोडक्ट जो है वो इस तरह करके बेचते थे। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें जो थी वो अभी भी आ रही हैं। सेबी के हाल फिलहाल के दिनों में बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर चेतावनी दी गई है कि अगर आप सब मिलकर रास्ता निकाल लेंगे तो ठीक है, वरना अगर रेगुलेटर को आना पड़ेगा तो ज़्यादा परेशानी होगी। और जो पुराने प्रस्ताव जिन पर चर्चा चल रही थी उसमें तो यहाँ तक था कि हर कोई भी ब्रोकर कितना अथराइज्ड पर्सन रख सकता है, उसके क्लाइंट्स की संख्या के आधार पर अगर नहीं सुधरा सिस्टम तो उसको कैप कर दिया जाएगा, यानी एक सीमा से ज़्यादा आप अथराइज्ड पर्सन नहीं रख पाएंगे। अगर ज़्यादा अथराइज्ड पर्सन रख नहीं पाएंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे, वो बात भी है। दूसरी बात, अगर अथराइज्ड पर्सन की वजह से क्लाइंट को नुकसान होता है तो क्या ब्रोकर से ही भरपाई करवाई जाए, ये भी पुरानी जो चर्चा चल रही थी वहाँ पर एक बात ये भी थी, क्योंकि अगर प्रिंसिपल और एजेंट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो फिर जिम्मेदारी तो फिर ब्रोकर की बनती है कि अगर अथराइज्ड पर्सन की वजह से क्लाइंट को नुकसान होता है तो क्यों नहीं ये सोचा जाए। तीसरी बात जो थी, वही चर्चा जो थी वो ये था कि अभी अलग अलग एक्सचेंज अपने हिसाब से अथराइज्ड पर्सन के लिए अलग अलग नियम बनाते हैं, तो क्या सारे एक्सचेंजों के लिए कॉमन नियम नहीं आना चाहिए, ये बात हुई अथराइज्ड पर्सन की। दूसरा जो दूसरी बड़ी जो चिंता थी कि जो प्रॉप टर्मिनल का मिसयूज़ है, यानी कि प्रॉप टर्मिनल को किराए पे दे दिया जाता है। किराए पे दे दिया जाता है मतलब ऐसे कि आपने ब्रोकिंग का रजिस्ट्रेशन किया, लाइसेंस लिया और आप दे रहे हैं किसी और को। कई ऐसे मामले सेबी ने पकड़े हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन किसी और शहर में है और इस्तेमाल किसी और शहर में हो रहा है। अब यहाँ पर भी जो चर्चा चल रही थी, पहले वही चर्चा चल रही थी कि क्या डिवाइस आइडेंटिफायर जैसा सिस्टम लगा दिया जाए जो कि डेवलप हो चुका है और टेस्ट भी हो चुका है। बात सुधरी नहीं तो वो भी लगाया जाएगा कि ट्रैक हो जाएगा कहाँ पे कौन बैठ के कर रहा है, एक्चुअल में ब्रोकर कर रहा है या उसका कोई और भी कोई और ही कर रहा है, जो एक बिजनेस डील के तहत हो रही है ये सारी चीज़ें। और एक बात जब ये भी जो चर्चा चल रही थी कि क्या अगर आपको प्रॉप ट्रेडिंग ही करनी है तो आपको अलग से ब्रोकर लाइसेंस की ज़रूरत ही क्या है, आप नॉर्मल किसी ब्रोकर के जरिए आप करिए, अलग से ज़रूरत क्यों हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चर्चा में हैं और इस तरह की चेतावनी के बाद समझा जा रहा है कि इस पर कुछ सोच विचार होगा इंटरनली और कुछ रास्ता निकलेगा। बहुत अंदर की खबर लेके आए हैं आप इस बार, है ना। तो ये सारी प्रॉप बुक को लेकर और ट्रेडिंग टर्मिनल्स के आइडेंटिफिकेशन को मिसयूज़ को लेकर कुछ बड़े एक्शन होने की तैयारी में। अगर जैन साहब या फिर आशु सर इस पर कोई विशेष टिप्पणी करना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी जैन साहब। जैन साहब, बाकी स्टॉक्स वगैरह की रिकमेंडेशन जो आपकी होती है वो तो मैं आपके इससे भी लिस्टिंग से भी समझ जाता हूँ, इसमें मुझे जरूर वो आपका ऑडियो लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी सर। देखिए इसमें ये बहुत अच्छी कवरेज है और विजय जी ने सही बोला कि देखिए वो एपीज को लेकर काफी प्रॉब्लम और हम लोग भी बहुत चिंतित है, क्योंकि हमने भी पास्ट में काफी लोगों को हटाया है, काफी एपीज को। अगर हमारी कंपनी के इंटरनल स्क्रूटनी की बात करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होने पड़ते हैं, काफी उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी चेक करनी पड़ती है और मतलब एपीज को
कई बड़ी ब्रांड्स है, बड़ी कंपनीज है, वहां पे बहुत एग्रेसिवली एपी का वो बढ़ा हुआ है, और आरएम्स के थ्रू पहले होता था और वहां पे कई कमिटमेंट्स होते हैं। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप, एंड आई थिंक ये होना भी चाहिए, क्योंकि और जो प्रॉप टर्मिनल्स को लेकर भी था, इन सब पे हमारी एसोसिएशन है, जैसे सिपाही है, एनमी है, काफी हम लोग हमारे सजेशंस देते हैं। इनफैक्ट उसमें भी बॉडी बनी हुई रहती है, रेगुलेटरी टीम बनी हुई रहती है, सजेशंस देते हैं, एंड इनफैक्ट काफी एग्रेसिवली देते हैं, और काफी सिस्टमैटिकली सेबी भी सुनती है और रेगुलेटर्स भी सुनते हैं, और पूरा फिर समझ के ओपिनियन लेके सब कुछ करते हैं। सो ओवरऑल मतलब रेगुलेटर्स आर डूइंग अ वेरी प्रोएक्टिव रोल, एंड आई थिंक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एपीज के लेवल्स पे काफी सारा कुछ ऐसा हो रहा है जो देखने को मिलता है, एंड वन हैज टू बी वेरी कॉशियस। एंड कई बड़ी ब्रांड्स है या कई बड़े ब्रोकर्स, मिड साइज ब्रोकर्स, इनफैक्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स तो जनरली इस चैनल से नहीं जाते हैं, जो पास्ट में हुआ है, बट अब धीरे धीरे सब लोगों ने अपने सिस्टम्स को और रोबस्ट कर लिया, रिकॉर्डिंग सिस्टम्स और ये सारी चीजें, एंड स्क्रूटिनी होती है, इंस्पेक्शन होती है। सो आई थिंक आगे आने वाले दिनों में और बेहतर ही होगा सिस्टम, एंड रोबस्ट होगा, क्योंकि ये लोग गारंटीड रिटर्न्स और ये सब हम लोग भी बोलते हैं, चैनल के माध्यम से भी ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज कोई भी जना कोई भी गारंटी दे, कहीं नहीं फंसना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग हमारे डीप फेक्स और ये सब यूज कर रहे हैं, कई लोग हमारे फेक आईडीज यूज करके काम कर रहे हैं। सो ये सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, एंड आई थिंक आप तो काफी बार आगाह करते ही हैं, तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सेबी का ये स्टेप है। आशु सर की भी ओपिनियन आनी है इस पे। जी आशु सर। अनिल जी, दो चीजें, पहले तो मुझे लग रहा है कि आप ब्रिजेश को सर अच्छा अप्रेजल वगैरह करना, इनको तो सेबी और एनएससी उठा के ले जाएंगे, डबल की ऑफर आ जाएगी। नहीं तो उसमें एक काम भी तो कर सकते हैं, ऐसा क्यों ना थोड़ा बहुत वहीं से ले ले पे काम तो मैक्सिमम उनके ही कर रहे हैं। क्यों है, आइडिया कैसा लगा दी आशु, कैसा लगा मेरा मजाक? अनिल जी बहुत बढ़िया आइडिया था। अनिल जी दूसरी चीज, ये जैन साहब ना सब ब्रोकर्स पे तो बोल दिया, और सब ब्रोकिंग अनिल जी मैं 25 साल से कर रहा हूँ, 30 साल से, इट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। अनिल जी देखिए, लास्ट माइल ब्रिज करने के लिए ना पूरे देश में सबको स्टॉक मार्केट में काम करना है, और बहुत लोगों के पास पैसे भी हैं, इंटरेस्ट भी है। वो जो एक लास्ट माइल कैसे ब्रिज करें अनिल जी, वो सबके पास सब वो पेपरलेस क्या कहते हैं, जो फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन से काम भी नहीं कर सकते, और एडवाइजरी की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसे जैन साहब ने कहा, सही कहा कि जो डिस्काउंट ब्रोकरेज है इनके सब ब्रोकर्स तो होते नहीं है, और ना ही ज़्यादा बैंक्स के हैं, क्योंकि बैंक्स के भी नॉर्म्स बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं उनके कुछ इंटरनल वो से। तो ये जो अनिल जी एडवाइजरी लेड ब्रोकर्स होते हैं, जैसे हम है, जेएम है, कोटक है, या मोतीलाल वगैरह इस तरह के होते हैं, तो अनिल जी बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, क्योंकि अनिल जी ये नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, हज़ारों में होते हैं, किसी के 2000 है, किसी के 3000 है, 1500 है, 5000 है। तो अनिल जी जितनी छोटी जगह पे कंट्रोल करना टेक्नोलॉजी इशू से लेके बहुत मुश्किल होता है। तो ये हम इंटरनल और एक्सचेंज दोनों बहुत इंस्पेक्शन करते रहते हैं, और जैसे संदीप जी ने बोला, हम सबको बोलते रहते हैं कि 1% भी, मतलब देयर इज नथिंग ग्रे, इट इज ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन अनिल जी कहीं ना कहीं 2-5% नहीं होती है, और एक्सचेंज और टाइट होता जा रहा है। और दूसरी चीज अनिल जी, प्रो में तो अनिल जी मुझे भी समझ नहीं आता, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मुझे होती है कि अगर मैंने करनी है अनिल जी, प्रोप्राइटरी में 50 आईडीज चल रही है, 100 चल रही है, इधर चल रही है, उधर चल रही है। तो आई थिंक ये भी एक ऐसा एरिया है अनिल जी, ग्रे है, जिसको कहीं ना कहीं सेबी एड्रेस करेगी। और हम भी जब जाते हैं, सुनने में आता है, तो लोगों को बोलते हैं कि मतलब मुझे ये तो समझ आता है अनिल जी, आपने मेंबरशिप ले रखी है, संदीप जैन ने ले रखी है, तो उनके ऑफिस में प्रॉप चल रहा है। अनिल जी 200 प्रॉप चल रहे हैं, ये तो मेरे को समझ नहीं आती क्या है। तो आई थिंक ये कुछ भी ग्रे होता है अनिल जी, ये ज्यादा लंबा चल नहीं पाएगा। जिस तरह के मतलब अब तो मैं सबको बोलता हूँ अनिल जी, ब्रोकिंग ये काम करना, ये ऐसे शीशे के घर में हम काम करते हैं कि अंधा भी पत्थर मारेगा तो हमें लगेगा, तो कोई भी 1% भी कि आंखें बंद कर ले कि ये चीज ऐसे हो जाएगी वैसे हो जाएगी, नहीं चल सकती। इस पे मैंने एक कविता लिखी है दीप। अच्छा। कभी आशु जी मिलेंगे ना, और अब की बार आप आएंगे तो बताइएगा, मतलब सुनाऊंगा। जो मैंने कभी कभी वो शेर लिखता हूँ ना, शेर या कविता है, एक ब्रोकिंग के बिजनेस पे भी लिखी है। बात है आशु जी का, अरे नहीं वो मौका होना चाहिए एकदम ऐसा, बिल्कुल। आशु जी का पूरा जो ये इतना दर्द है ना इधर, बाहर लाके रख दिया ना मैंने नाम कविता के जरिए। हाँ बिल्कुल। वो जो, और ये आशु जी के का जो दर्द है ना कि एफिनो ट्रेडर्स वाला, रिटेल ट्रेडर्स वाला, उस पर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है।
एक बार आशीष जी के साथ महफिल में, आशीष जी नुपुर की तो गारंटी नहीं देता, मैं जरूर चलूंगा आपके साथ जहाँ भी आप बोलेंगे, मैं पक्का चलूंगा। अनिल जी बिल्कुल, आई एम गेम फॉर इट। हो सकता है नुपुर भी आपकी ट्रीट की वो जो इनविटेशन है वो मान ले, लेकिन उसके पहले आपको एंकर बनना पड़ेगा। वो उसने बोला कि मैं दीप और अगर आशीष है तो मैं जा सकती हूँ जी। अनिल जी देखिए, इन वेरी सीरियस नोट, दीपांशु को मैंने मतलब एक पार्टी देनी है और वो ड्यू चल रही है और दीपांशु ने कमिट किया हुआ है, नुपुर ने तो अर्न की है। अनिल जी आपसे तो प्यार ही इतना है, तो अनिल जी आप थैंक यू सर। बस आपको 1 घंटे का टाइम देना है, शाम को कोई अच्छी जगह पे चलेंगे अनिल जी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस बार इसको मैं इम्प्लीमेंट करके ही रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल जरूर करेंगे, जल्दी करें। विश्वेश जी की तरफ से भी कुछ विशेष टिप्पणी जी विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, ये जो रेगुलेटर ब्रोकर को सप्रेस कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है अनिल जी। जो एफएनओ के अंदर में ऑप्शंस में प्राइमरीली सेलिंग हो रही है वो ब्रोकर्स के प्रॉप डेस्क से हो रही है, और ये लार्ज जो जैसा संदीप जी ने कहा वैसे डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, ये मिड साइज ब्रोकर है और उनके बहुत सारे प्रॉप डेस्क, तो एक फ्लोर के ऊपर 250 लोग बैठ रहे हैं और एक सिटी में ऐसे 2 सेटअप है, मल्टी सिटी है। अब होता क्या है अनिल जी, इन लोग को एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको डेल्टा न्यूट्रल कहते हैं, दे प्राइमरीली सेल ऑप्शंस बाय कीपिंग द डायरेक्शन एक्सपोजर न्यूट्रल। अब जो सारे जो आपके ऑप्शंस में बायर थे वो रिटेल थे और वीकली एक्सपायरी में हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, तो सेल कर रहा है प्रॉप डेस्क और बाय कर रहा है रिटेल। तो अनिल जी जब सेबी कर्टेल कर रहा है ऑप्शन बायर्स को बाय वे ऑफ इम्पोजिंग सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर थिंग्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट साइज एंड ऑल, वो ऑप्शन सेलर्स को भी कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी लिक्विडिटी पे इम्पैक्ट तो नहीं पता, बट अनिल जी लास्ट 5-7 साल में जो पैसा इन्होंने बनाया है प्रॉप डेस्क वालों ने ऑप्शन सेल करके, वो अनाप शनाप है अनिल जी, एक्चुअल में अनाप शनाप है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं। क्योंकि इनका जो मेन मैकेनिज्म था कि आप पैसा रख दो एफडी के फॉर्म में या फिर आप स्टॉक ले लो, उसको प्लेज कर दो, उसके ऊपर आप राइटिंग कर रहे हो, तो बुल मार्केट में वहाँ पे पैसा बना और राइटिंग तो अपने आप में पैसा है। तो अनिल जी ये जो स्टेप है ये बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अ लेवल फील्ड लाना चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये स्टेप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी अनिल जी। तो और आप यकीन नहीं करोगे अनिल, किसी दिन आपको एक ब्रोकर के प्रॉप डेस्क से शो करना चाहिए अनिल जी, आप देखेंगे तो ये जो ट्रेडर होते हैं प्रॉप ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते अनिल जी, ग्रेजुएट 12th, और उनको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, आपको अपना डेल्टा जीरो रखना है, बराबर है, और वो दबा के बेचते हैं। तो अनिल जी मेरे हिसाब से दिस इज अ वंडरफुल स्टेप। ठीक बात है, परफेक्ट है, बहुत ये अलग पर्सपेक्टिव दिया है विश्वेश जी ने भी।